नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया एजेंडा। मैं हूं शुभ तिवारी। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में कहा था कि हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी। शायद जनता परिवार ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से ले लिया और एक दिन बाद ही बता दिया कि अब हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी। सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के घर हुई बैठक के बाद आज ऐलान हो ही गया, अंततः ऐलान हो ही गया कि नीतीश कुमार ही बिहार विधानसभा चुनाव में दल के नेता होंगे। लालू यादव भी बोलते नजर आए कि मैंने ही नाम प्रस्तावित किया था। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि लालू यादव ने ही उनके नाम की सिफारिश की थी। उन सारी चीजों पर आज जो अटकलें लगाई जा रही थी उन पर कहीं ना कहीं एक पूर्ण विराम लग गया कि अब ऐसा कुछ भी नहीं, अब हम साथ साथ लड़ेंगे, पास पास भी लड़ेंगे। हालांकि जो कुछ होगा तो अब सियासी मायने वो हम चर्चा में निकालने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ चर्चा में राकेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हरिओम जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, और कांग्रेस से हमारे साथ प्रदेश सचिव हैं भूपेंद्र जी। सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड से हरिओम जी हैं, उनसे ही जानेंगे सर क्या मायने निकाले जाएं हरिओम जी इस पूरे आज जो समीकरण बैठाए हैं आप लोगों ने। देखिए, इसका एक ही अर्थ है कि आज हमारा परिवार पूरे सारे लोग एक हुए हैं। ये परिवार एक साल पहले हो जाता तो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का मामला जो है बहुत पहले रुक चुका होता। और इस परिवार का इकट्ठा होना है इस समाज के अंतिम पंक्ति के आदमी की लड़ाई, उसकी रोजी रोटी और उसको विकास देने का काम ये परिवार, जनता परिवार करेगा। चलिए ठीक है, राकेश जी से जवाब लेते हैं। राकेश जी, क्या वाकई अगर ये परिवार पहले इकट्ठा हो जाता तो रथ पहले ही रुक जाता या अब रुकेगा, आपको लग रहा है? देखिए, आज अगर सांप और नेवले की दोस्ती होती है तो वो दोस्ती कितने दिन चलती है ये आने वाला समय बताएगा। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी बड़े गरज गरज के कहते थे कि बिहार से जंगल राज की मुक्ति के लिए मुझे वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कीजिए और हमारी सरकार बनाइए। जो लालू यादव एक जंगल राज के प्रतीक बन गए थे, उन लालू यादव के साथ आज गलवैयाँ बनाते हुए, फोटो खिंचवाते हुए नीतीश कुमार जी का सीना कितना चौड़ा हो रहा है और उनको कितना गर्व महसूस हो रहा है, ये तो नीतीश कुमार जी बता पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी एक दिन पहले जाकर राहुल गांधी से मिलते हैं, लालू प्रसाद यादव जी सोनिया गांधी जी से मिलने का प्रयास करते हैं, पर सोनिया गांधी जी उनको समय नहीं देती हैं। अब आदमी की मजबूरी इतनी ज़्यादा हो गई कि आप ये देखिए कि लालू प्रसाद यादव कभी देश के भाग्य विधाता बनते थे, आज उस कांग्रेस पार्टी की मुखिया उनको समय नहीं दे रही जिस कांग्रेस पार्टी को वो कंधे पे लेकर बिहार में लेकर चलते थे। चलिए भूपेंद्र जी, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं स्टैंड तो रखती है, तो क्या आपके समीकरण में आपकी क्या स्थिति देखी जाए बिहार चुनाव के मद्देनजर या जनता परिवार के मद्देनजर? देखिए, पूरे देश में जो है कोई इस हकीकत से भाग नहीं सकता है कि देश में आज गठबंधन की राजनीति के लिए ही स्पेस है। आज भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी बड़ी बातें करे, सांप और नेवले की बातें करे, लेकिन कश्मीर में आपने क्या किया, वहाँ भी सांप और नेवले की दोस्ती हुई है। क्यों? क्योंकि ये अपरिहार्यता है, जनमत की अपरिहार्यता है, लोकतंत्र की अपरिहार्यता है। तो इस तरीके के तंज कसने का कोई मैं औचित्य समझता नहीं हूँ। आज निश्चित रूप से जिस तरह की राजनीति पिछले एक साल में इस देश के अंदर चल रही है, जिस तरीके से उन्माद को फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से आज आतंकवादी छूट रहे हैं, जिस तरीके से जो है एक अधिनायकवाद की राजनीति चल रही है कि देश का विदेश मंत्री घर में बैठा रहता है और देश के दो नामचीन उद्योगपति जो है पूरी दुनिया घूम रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के साथ। ये परिस्थितियां आज देश में इस बात को सिद्ध कर रही हैं कि अगर ये चीज़ें रोकी नहीं गई, इनके खिलाफ जनमत इकट्ठा नहीं हुआ, तो देश अधिनायकवाद की गिरफ्त में चला जाएगा। चलिए हरिओम जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार की जनता की अगर हम बात करें तो अगर वो आरजेडी के समर्थन में है तो मतलब जेडीयू के विपक्ष में है, और जेडीयू के समर्थन में है मतलब आरजेडी के विपक्ष में है। क्या जब आप दोनों एक साथ आ जाएंगे तो जनता को और विरोधाभास नहीं होगा? देखिए क्या है, बिहार की जनता बल्कि देश की जनता का ही एक दबाव है जो पूरा जनता परिवार एक हुआ है। और बिहार में जो सारे लोग एक हुए हैं और हमारा जो परिवार एक हुआ है, ये जनता की मांग है और जनता का दबाव है। जनता ये चाहती है कि समाज के अंतिम पंक्ति की आदमी की लड़ाई लड़ने का काम जनता परिवार कर सकता है।
ये जो है सारा काम हुआ है जनता की जो तो है। 2/3 बहुमत मिल पाएगा आपको? अरे इससे भी ज्यादा मिलेगा भाई। लेकिन विरोधाभास तो वही है ना हरिओम जी की, एक तरफ तो 2013 में लालू जी ने नीतीश कुमार को नाक कह दिया था और फिर 2014 में बोला था कि हम चाहे कुछ भी कर लेंगे, जहर पी लेंगे लेकिन उनके साथ नहीं रहेंगे। आज कहते हैं कि जहर पी लेंगे लेकिन बीजेपी को जरूर रोकेंगे। भाई देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो है कहावत है कि हम लोगों को जो है समाजवादियों को ये कहा जाता है कि ये लोग अगर एक हो जाते हैं तो देश की तकदीर बदलने का काम करते हैं, और अलग होते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मगर हमारे विचारों में जो है, विचारों में हमारा मतभेद है, लेकिन मतभेद हमारा लोगों का नहीं है। लक्ष्य एक है, गांधी लोहिया जयप्रकाश के सारे लोग हैं और एक ही सिद्धांत को लेके चले हैं, एक ही धारा को लेके चले हैं। चलिए लेके चलेंगे। राकेश जी, बीजेपी किस धारा को लेकर चलेगी? क्योंकि आप भी नजर तो बाकायदा लगाए हुए हैं, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें या फिर पप्पू यादव की बात करें, तो नजरें तो आपकी भी गड़ी हुई हैं वहां पर। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव विकास को लेकर लड़ेगी। आज देश में जिस तरह से गरीबों की, किसानों की, आम जन की, महिलाओं की चिंता हो रही है, उनके बारे में अच्छी अच्छी योजनाएं बन रही हैं जिनका लाभ देश की जनता को हो रहा है, उस बात को लेकर हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ बात निकल के आती है सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, उसके लिए चाहे कुछ भी किया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ धीरे से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हम सबको ख़त्म कर देगी, हमको समाप्त कर देगी, तो इसलिए हम सबको अब एक होकर लड़ाई लड़ना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बार बार बात निकल के आती है कि पिछड़ों की चिंता होना चाहिए, अल्पसंख्यकों की चिंता होना चाहिए। 60 साल से अधिक तक जो लोगों ने राज किया इस देश में, लगातार 10 साल तक जिनकी सरकारें चली हैं, 5 साल से लगातार जो बिहार पे राज कर रहे हैं, उनको उस समय जनता दिखाई नहीं देती। हिस्सेदारी तो आपकी भी थी ना राकेश जी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जब जिस मुद्दे को लेकर आए थे कि हम बिहार का विकास चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी लगातार बिहार के विकास के लिए कितना फंड दिया पिछले 1 साल में, और पिछली सरकार का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि उसने कितना फंड दिया। हम कहीं भी किसी भी देश के किसी भी राज्य से किसी की भी सरकार चल रही हो, कोई से भी दल की सरकार चल रही हो, हम भेदभाव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि देश का विकास हो, उसमें राज्य मजबूत हो, जिससे आने वाले समय में राज्य जो बार बार केंद्र की तरफ देखते हैं कि विकास के लिए केंद्र से फंड मिले, उस व्यवस्था को हम धीरे धीरे समाप्त करना चाहते हैं। हम राज्यों को मजबूत करना चाहते हैं। चलिए, मजबूत करना चाहते हैं। एक स्पेशल पैकेज की मांग हमेशा बिहार को लेकर रही है। जी हरिओम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए क्या है कि बिहार में जो पैसा चाहिए, जो बिजली चाहिए, आज बिहार की हिस्से की जो बिजली है 27,000 मेगावाट है जो केंद्र को देना चाहिए। आज 18,000 मेगावाट ही बिजली क्यों दी जा रही है? देखिए, वो तो कांग्रेस की सरकार जब थी तब भी आप ये लगातार प्रश्न उठाते थे, लेकिन आज आप उनके साथ में है ना। देखिए, विकास की बात होगी, जहां विकास करना है तो बिजली हमें, जो हमारा हिस्सा है, हमें दिया जाए। देखिए, हमने इतिहास में सबसे पहले बिहार के अंदर काम किया कि सारे विधायकों का फंड मिलाकर वहां विकास का काम जो है चालू किया है। माननीय जो है नीतीश कुमार जी, जो खुद भी मैकेनिकल हैं, अपने दिमाग से बिहार के विकास का काम कर रहे हैं। जो फंड हमें मिलना चाहिए था केंद्र सरकार अगर से, ये होता, वो समय पे नहीं मिला। अगर ये होता तो आज जरूरत ही क्या पड़ती उनको गठबंधन करने की? अगर वो वाकई खुद करते तो अपनी दम पर ही चुनाव लड़ लेते शायद। नहीं, ये तो सवाल है कि हमारे परिवार के लोग जो है सारे लोग एक हुए, जनता का दबाव है और जनता ये चाहती है कि जनता परिवार एक रहे और ये बाकी ताकतों से लड़ने का काम करे। राकेश जी आपके पास आएंगे, लेकिन भूपेंद्र जी, क्या आपको इसमें स्थायित्व दिखाई देता है? क्या ये सफल हो पाएगा परिवार, जिसका आप भी अब एक हिस्सा तो बनने जा रहे हैं शायद? देखिए, हम तो पहले से प्रगतिशील ताकतों के साथ हैं और इन चीज़ों में स्थिरता या अस्थिरता का सवाल नहीं है। सवाल लोकतंत्र को जिंदा रखने का है। मैं आपको बता दूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी से समझौते नहीं किए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुस्लिम लीग के साथ समझौते नहीं किए? ये परिस्थितियां रहती हैं राजनीति में, और राजनीति में इनको देखने का एंगल अलग होता है। 15 दिन पहले जिस माँ बेटी और बाप को चोर कह रहे थे, डकैत कह रहे थे, क्या उसी के साथ कश्मीर में सरकार नहीं बनाई ये लोगों ने? इन परिस्थितियों को लेकर इनका राजनीतिक आकलन होना चाहिए कि आज परिस्थिति क्या है और आज इसकी अपरिहार्यता क्या है। देश के अंदर आज जो मैं आपसे जिन सवालों की मैंने आपसे चर्चा की है आज 1 साल हो रहा है। 1 साल से पूरा देश देख रहा है
कि ये 3 आदमियों की सरकार चल रही है, ये मोदी जी की, अदानी की और अंबानी की सरकार चल रही है। ये भारत में लोकतंत्र के लिए भी किसी को संघर्ष करने वाली शक्तियां अगर एकत्रित होती हैं, कितनी दूर चलती हैं, कितनी सफल होती हैं, कितनी असफल होती हैं, बात का मसला है। मसला ये है कि क्या आज हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, वो दिशा क्या हमारे देश के लिए क्या उपयुक्त है, और नहीं है तो उस दिशा को रोका जाना चाहिए। पर लोकसभा चुनाव में तो भूपेंद्र जी स्वीकार किया भारतीय जनता पार्टी का जो दिशा भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई थी उसे एक तरफा स्वीकार किया बिहार में। मैं आपसे 1 साल की चर्चा कर रहा हूँ। आप उस जनमत के आने के बाद ही तो ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं, और ये सवाल आप अपने आप से भी करिए और अब भारतीय जनता पार्टी से भी आपको करना चाहिए कि आज बहुमत की सरकार होने के बाद भी क्या केंद्र में गठबंधन की सरकार नहीं है? इसकी अपरिहार्यता और जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? एक जम्मू कश्मीर वाले मसले पे भी राकेश जी आपसे जवाब चाहेंगे कि आपने भी तो वही किया जिनको आप चुनाव प्रचार में बार बार अपशब्द कहते थे, उन्हीं के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई आपने भी। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भूपेंद्र गुप्ता जी जब बात करते हैं कि 3 लोग सरकार चला रहे हैं। पहले माँ बेटे सरकार चलाते थे देश की 10 साल तक, और कठपुतली की तरह देश नाचता था उनके इशारे पे। कभी भी कोई भी ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दिया जाता था और कभी भी किसी भी फाइल को बुलवा लिया जाता। चलिए जम्मू कश्मीर वाले मसले पर राकेश जी मैं आगे आ रहा हूँ, मैं आगे वहीं आ रहा हूँ। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज देश की परिस्थितियाँ किसी से छुपी नहीं है। जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या थी? चुनाव के परिणाम आते नहीं हैं उससे पहले कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को बिना मांगे समर्थन देने के लिए तैयार हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि एक परिणाम चुनाव का आया ही नहीं, उससे पहले आप राकेश जी कांग्रेस ऐसी क्या मजबूरी? तो कोई अंतर पड़ता नहीं था उसमें। नहीं, कैसे नहीं पड़ता अंतर? मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस करे कुछ भी, देश को लूट रही थी कांग्रेस लगातार 10 साल, उसका जवाब जनता ने दिया, उसके परिणाम को कांग्रेस ने भोगा कि आज विपक्ष के नेता तक की स्थिति कांग्रेस की देश में बची नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर जनता की चिंता हो रही है, गरीबों की चिंता हो रही है, किसानों की चिंता हो रही है, महिलाओं की चिंता हो रही है, तो अब इतनी बौखलाहट क्यों? मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो वहां की जनता ने कितना बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीती, जो कांग्रेस पार्टी कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में इतनी सफलता मिल सकती है। उसका परिणाम यह है कि आज ये बौखलाहट में बार बार कहते हैं आतंकवादियों को छोड़ा गया। चलिए बौखलाहट है, भूपेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। अगर इतने ज्ञान की बातें कर रहे हैं, मशर्रत आलम की छोड़ने की बात कांग्रेस पार्टी बार बार उठाती है। मशर्रत आलम आज कहां पे है ये मुझे बताने का कष्ट करें। आतंकवादियों को छोड़ने के लिए जनमत नहीं, मुझे बताइए, जिस आतंकवादी की आप बात कर रहे हैं वो आपके, चलिए ये चर्चा का विषय नहीं है राकेश जी, ये चर्चा का विषय नहीं है। यूपीए शासनकाल में आता है और वो मसर्रत आलम आज फिर से जेल के अंदर है। आज हमारी सरकार ने उसको जेल के अंदर किया है। चलिए वापस अजहर मसूद को भी हमारी सरकार, चलिए ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है भूपेंद्र जी, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। उनको जो जवाब देना था उन्होंने दे दिया, आप उससे संतुष्ट नहीं है। हरिओम जी आपसे जानेंगे कि क्या अंतर ऐसा आ गया? आपने कहा कि नीतीश कुमार भी विकास के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी विकास के एजेंडे पे काम कर रहे थे। 2 साल पहले तक नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता बताते थे और अचानक समर्थन वापस लेने की जरूरत क्या आन पड़ी थी? देखिए क्या है, परिस्थिति ये रही है कि करनी और करने में जो है काफ़ी अंतर रहा है। जो लोग जो है आज सरकार में हैं, कहते क्या है करते क्या है। देश जिस विकास पे जाना चाहिए था, जिस राह पे जाना चाहिए था, उस राह पे जाने का काम तो हो नहीं रहा है। पर आपने मौका भी तो नहीं दिया ना, आपने तो चुनाव के पहले ही समर्थन वापस ले लिया था। नहीं, हम लोगों ने लिया इस कारण ही था ना कि भाई कहना और करना क्या है। भाई ये सरकार आज की तारीख में अडवाणी और उद्योगपतियों की सरकार है, मजदूर या किसान की सरकार नहीं है। वो सोच नहीं है जो सोच जमीन का स्पेशल पैकेज का क्या हुआ जो बिहार के लिए हमेशा एक प्रेस्टीजियस पॉइंट बना रहता था, चाहे यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो? देखिए क्या है कि परिस्थितियों को देखते हुए सारे लोग उन ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम तो कर ही रहे हैं। शुरू से हम लोगों की जो मानसिकता है और जो विचार है गांधी लोहिया जयप्रकाश, क्या है कि सभी को सम्मान देना है, सभी को इज्जत देना है, सभी को रोजी रोटी मिले। मगर जहां कुछ ताकतें एक ही चीज को लेके चलेंगी तो हम लोग कतई जो है इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी राकेश जी, मैं अपने विद्वान साथी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि बार बार बात की लोग महादलित की करते हैं, दलितों की करते हैं। जितेंद्र राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनाते हैं। 2 महीने में ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, एक महादलित के पीछे पूरी पार्टी डंडा लेके पड़ जाती है।
अब तो इतनी बुरी स्थिति हो गई कि वो जिस मकान में रहते हैं उसके आम और लीची तक नहीं खाने दे रहे हो आप महादलित को। आप एक तरफ दलित को सत्ता का केंद्र देने की बात करते हो और एक आम और लीची नहीं खाने दे रहे हो। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी, मुझे यह बताने का कष्ट करें। एक महादलित ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था मुख्यमंत्री बनने के बाद कि 2 महीने में आपको सत्ता की याद आने लगी, तड़प दिखने लगी, और उस महादलित की स्थिति आपने ये क्या कर दी, ये देश की जनता से छुपी नहीं है। आप किस मुंह से बात करते हो? राकेश जी, स्वीकार तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया, वो तो आए थे नरेंद्र मोदी जी से मिलने दिल्ली। देखिए, एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं, मुझे एक बात पे हंसी आती है कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि वो माननीय प्रधानमंत्री से मिलने आए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री से मिलने आता है, नीति आयोग की बैठक में भाग लेने आता है, तो स्वीकार्यता अस्वीकार्यता ये शब्द जो आप उपयोग कर रहे हैं, इसका मुझे डेफिनेशन जरा समझाने का प्रयास करें कि देश के प्रधानमंत्री से अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री मिलने जाता है तो ये क्या गुनाह है इसमें? चलिए, ममता बनर्जी जब आई थी तो उन्हें 2 दिन तक समय नहीं दिया गया था। भूपेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की जीतन राम मांझी जी को लेकर क्या स्थिति होने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, ये सारी बातें यहीं स्पष्ट हैं, डिबेट में ही स्पष्ट हो रही हैं। देश के अंदर कुछ लोग जो है ये बार बार नारा लगाते हैं कि जाति की राजनीति समाप्त होनी चाहिए, और आज तो ये दलितों को भी अगर इनकी वोट के लिए ये अति दलित और अति उसमें बांटने के लिए भी तैयार हैं। तो ये जो विभाजन की राजनीति है, ये जो खांचा बर्दारी की राजनीति, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये अभी भी कर रहे हैं, इस मंच से भी कर रहे हैं। तो ये जो राजनीति है, ये राहुल गांधी जी आते हैं दलित सम्मेलन में, आपकी केंद्र में सरकार 10 साल रहती है, जब याद नहीं आती हमें पर आज याद आती है महू। इस बारे में आप थोड़ा बोले, बहुत अच्छा लगेगा आपके मुंह से। राकेश जी, रामविलास पासवान जी भी आए थे, रामविलास पासवान जी भी आए थे। देखिए, रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री के रूप में आते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार वहां जाते हैं, वहां सम्मेलन आयोजित करते हैं, वहां पर यूनिवर्सिटी घोषित करते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा केंद्र बना दिया है आज महू को भारतीय जनता पार्टी ने। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 10 साल से दलितों की क्यों याद नहीं आ रही थी? आज राहुल गांधी जी को एकदम प्रेम जागता है और मेरे विद्वान साथी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की बात कर रही। कांग्रेस लगातार 60 साल तक दलितों की राजनीति करती रही, और अगर हम उनके भले की बात करते हैं तो चलिए राकेश जी, भूपेंद्र जी से एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं, फिर उन्हें जाना भी है। भूपेंद्र जी, दलितों को अति दलितों में बांटने का काम और ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। वहाँ विश्वविद्यालय कांग्रेस ने स्थापना की, मैं उसकी पहली एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था, और उसमें जो है तब मुख्यमंत्री नहीं बने थे श्री अजीत जोगी जी, वो उसकी पहली काउंसिल के वहाँ पर मेंबर थे। अर्जुन सिंह जी ने उसकी घोषणा की थी। तो महू में आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है, उसको बहुत विशेष रूप से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस और दलित का क्या समीकरण रहा है, हमने एक रात को हिंदुस्तान की जो है सियासत में एक रात को उन लोगों को वोट का अधिकार दे दिया और उनको संरक्षण दे दिया संविधान का, जिनसे आप नफरत करते थे, जिन्हें आप वोट का अधिकार भी नहीं देना चाहते थे। आपने तो महिलाओं को अधिकार उठा के फेंका गया। जी हाँ, जी हाँ, मुझे देश की जनता ने ये देखा है कि आप महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं देना चाहते थे। जी हाँ, सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जी हाँ, जी हाँ, ये देश की जनता देख रही है, ये दलितों का कितना सम्मान कर रहा है। देश की जनता ने ये भी देखा कि बलराज माधव अकेले अपना टंकी उठाकर जो है स्टेशन गए थे, आपकी पार्टी ने किस तरीके से उन्हें बाहर किया था। चलिए, कोई साथ में नहीं का कोई अर्थ नहीं है और इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। चलिए, राजनीतिक विषय हरिओम जी से पूछ लेते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हरिओम उठा के उनको मंच से फेंका जा रहा था। वो भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चल रहा था। वो आपके की बात कर रहे हैं, वो भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बात कर रहे हैं, सत्ता में से उतारने के बाद वो भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसलिए मैंने याद बहुत अच्छा लग रहा है आपको, सत्ता के जाने के बाद आपको दलित की याद आ रहा है, किसान की याद दिलाया कि वो भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और ये चीज याद रखना आप आगे तक, हम चाहते हैं, निवेदन है हमारा। निश्चित रूप से। चलिए, हरिओम जी आपसे टिप्पणी लेंगे, आपके भी ये जो राजनीति हो रही है, याद दिलाया। चलिए हरिओम जी आपसे आखिरी टिप्पणी लेंगे, ये जो राजनीति हो रही है, क्या केंद्र में आज भी जनता दल यूनाइटेड ही है इसके? देखिए, केंद्र में ऑलरेडी ये पूरा जनता परिवार है और जनता परिवार ही केंद्र में रहेगा। चलिए, केंद्र में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों साथियों का इस चर्चा में हमारे साथ आकर बात करने के लिए। तो बिहार में राजनीति में भले ही विकास मुख्य एजेंडा बन जाए, भले ही लालू यादव या नीतीश कुमार ये कह दें कि हमारा जनता ने बोला है हमें साथ आकर काम करने के लिए, लेकिन जनता की राजनीति और जाति की राजनीति तो बिहार से छूटने वाली इस चुनाव में तो लगभग नहीं है। एनडीए एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।